दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त संदीप कुमार त्रिवेदी एक बार फिर से आप सबके बीच में हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज संडे है और हर संडे को हम लोग हमारे पुष्कर कन्वेंशन ऑन ब्लाइंड एम्पावरमेंट 2017 में आयोजित विभिन्न सत्रों की रिकॉर्डिंग्स आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज चौथे सत्र की बारी है, जिसका नाम था प्रतियोगी परीक्षाओं में संभावनाएं, अवसर और चुनौतियां, प्रोस्पेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस सत्र में मुख्य रूप से अली असगर मॉडरेटर थे और अक्षय सुराणा और श्री मुकेश गुप्ता, इन तीनों ने ही अपने अपने विचार व्यक्त किए और विद्यार्थियों को सफल होने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए। इस सत्र की अध्यक्षता आदरणीय निर्मल जी खंडेलवाल सर ने की। तो जो भी हमारे विद्यार्थी साथी हैं, उन्हें ये सत्र सुनकर के निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ वेबसाइट्स के बारे में भी बताया गया है, कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी बताया गया है इस सत्र में। और इस सत्र का आयोजन 25 फरवरी 2017 को दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में किया गया था। और चलिए दोस्तों, एक बार पुनः आपकी उन पुरानी यादों को ताजा करते हैं और ले चलते हैं आपको पुष्कर में, चौथे सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में संभावनाएं, अवसर और चुनौतियां। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 0941486659 पर अपना नाम व ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं, जहां रोजाना 2 न्यूज़पेपर्स दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। इसके अलावा समय समय पर समसामयिक विषयों पर ऑडियोज भी मिलते हैं और विभिन्न दृष्टिहीनों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी इस ग्रुप के माध्यम से दी जाती हैं। इस ग्रुप का अपना यूट्यूब चैनल भी है रिकॉर्डिंग अजमेर के नाम से और बहुत जल्द ऐप भी आ रहा है। तो दोस्तों चलते हैं कन्वेंशन ऑन ब्लाइंड एम्पावरमेंट 2017 के चौथे सत्र में। जैसा आपको पता है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में संभावना पर हम बात करने वाले हैं और हम सब ज्यादातर लोग जो बैठे हैं किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं। आप में से कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि वो कौन से एग्जाम थे या कौन से जॉब थे या कौन सी कंडक्टिंग बॉडीज जो ऐसे एग्जाम चलाती है जिनमें ब्लाइंड के लिए संभावनाएं अपार है और जिसको एक्सेस करने के लिए ब्लाइंड अभी अब पीछे नहीं रहे क्योंकि टेक्नोलॉजी भी उसका साथ देने लगी है। आप यदि कितने लोग यूपीएससी या आईएएस एग्जाम के लिए अप्लाई सोच रहे हैं? ओके, और स्टेट पीएससी यानी जीपीएससी या आरपीएससी या एमपीएससी या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए? ओके, और एसएससी के लिए? एसएससी सीजीएल और उसके बाद जितनी भी बच जाती है बैंकिंग और रेलवे की जॉब के लिए आप में से कितने अप्लाई कर रहे हैं? ओके, मैंने ये क्लासिफिकेशन क्यों किया? दरअसल क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये है मेरा कि हर एग्जाम का अपना एक नेचर होता है, एक पैटर्न होता है और सबका अपना एक सेट सिलेबस होता है। ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो किसी भी एग्जाम की केवल एक बुक लेके बैठते हैं और सारे एग्जाम की तैयारी करने की सोच लेते हैं? अब तक मेरा जो इंटरेक्शन रहा है मेरे फेलो लाइन साथियों से, कुछ तो वो ऐसी कॉमन बुक प्रेफर करते हैं जो आरआरबी के एग्जाम में भी उनके काम आ जाती है और एसबीआई के एग्जाम में भी वही चला लेते हैं। तो है ऐसे कुछ? चलिए ठीक है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि सिलेबस को कैसे इंटरप्रेट करना है, किस पैटर्न को कैसे इंटरप्रेट करें और स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करें, इस पर हम इस सत्र में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस सत्र में और बातें होंगी कि किस तरीके से एडिशनल नॉलेज के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है हमारे साथ वो ये है कि लाइट्स जो है वो मटेरियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि जो विजन लोग या हेल्थी पीपल है उनके लिए जो सोर्सेस अवेलेबल है
जैसे न्यूज पेपर है या फिर और भी ऐसे न्यूज जो इस समय रिकॉर्डेड या ऑडियो में अवेलेबल नहीं है, तो आप में से कितने लोग ये फील करते हैं? आई थिंक सारे ये फील करते हैं कि रिसोर्स की कमी तो है। ओके, और कितने लोग ये मानते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको ब्लाइंड एक्सेस नहीं कर सकता? क्योंकि एक चीज देखिए मैंने कि जब भी किसी से इंग्लिश के बारे में बात करो, या तुम्हें तो पता है ना कि दृष्टि थोड़ी कमजोर है तो अंग्रेजी भी कमजोर रहेगी। बहुत सारे लोगों से मेरी इंटरेक्शन हुई है, इसके आधार पर निष्कर्ष मैंने निकाला है। ठीक है, मैं अपना सेशन कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ हाईलाइट देने के लिए मैं अक्षय सुराणा को इन्वाइट करता हूँ। वो थोड़ा कुछ बोलेंगे, उसके बाद मैं सेशन कंटिन्यू करूंगा। तो आई इन्वाइट अक्षय, वेलकम हिम टू द ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल। क्या आप हमारी कन्वेंशन को एंजॉय कर रहे हैं? अब की बात तो देखिए, जिस तरह से अली ने ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कराया इस सेशन का कि प्रतियोगी परीक्षाएं, संभावनाएं, अवसर एवं चुनौती। तो देखिए, मैं अपने विषय में बताऊं तो देखिए कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं मानता हूं अपने आप को। मैं सिर्फ जो एग्जाम मैंने फाइट किए हैं और उनको फाइट करने के दरमियान या उनको फाइट करने के दौरान मेरे जो अनुभव रहे हैं, मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो सबसे पहली बात तो ये है साथियों कि सबसे पहला तो ये है कि हम हमारा गोल, हमारा लक्ष्य क्या है उसको डिसाइड करें। हमारा लक्ष्य, जैसे महाभारत में प्रसंग आता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों से पूछा, समुद्र के पास ले जाके कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा समुद्र, किसी ने कहा पानी। और जब अर्जुन से उन्होंने पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा कि गुरुजी, मुझे मछली की आंख की पुतली दिखाई दे रही है जिस पर मुझे निशाना साधना है अपने तीर कमान से। तो इस तरह से हमारा लक्ष्य बिल्कुल 100% निश्चित होना चाहिए और उसके बाद पूरी तन्मयता के साथ उसको साधने का प्रयास करें। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यदि हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी नजर में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में 2 काम करने चाहिए हम। सबसे पहले तो उस परीक्षा का ऑब्वियसली फॉर्म फिल करें और उसके पश्चात उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या है। जैसे अभी अली ने कहा कि हमारे बहुत से साथी एक ही बुक को सभी परीक्षाओं की तैयारी का माध्यम बना लेते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती की हो, आरएएस की हो, आरईएस हो, कोई भी एग्जाम हो, आरजेएस हो, आईएएस तक के लेवल के लिए सभी ये सोचते हैं कि हर परीक्षा का सिलेबस, हर परीक्षा का कंटेंट एक जैसा ही होगा, लेकिन साथियों ऐसा होता नहीं है। तो उस परीक्षा का सिलेबस सबसे पहले हम देखें और उस परीक्षा के संबंध में जितने भी उस परीक्षा से संबंधित पुराने प्रश्न पत्र हैं, ओल्ड पेपर जो हैं, उनको भी कोशिश करें हम कि कलेक्ट करें और हमारे लिए एक्सेसिबल बनाएं, चाहे हम उसको ऑडियो में रिकॉर्ड करवाएं या किसी वाचक या वाचिका या रीडर के माध्यम से पढ़ सकें। किसी भी परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र आप लोग पढ़ेंगे तो उस परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आगे आगामी परीक्षाओं में क्या पूछा जा सकता है, इसका भी आपको निश्चित रूप से आइडिया होगा। तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम उस परीक्षा का सिलेबस निकाल करके देखें और उस सिलेबस को इतना गहन उस सिलेबस का अध्ययन करें कि हमको लगभग मेन टॉपिक को कम से कम याद हो ही जाए कि हमारे सिलेबस में, हमारी परीक्षा में क्या क्या आने वाला है। तो इस तरह से, और उसके बाद किस टॉपिक में यदि अंक विभाजन भी किया गया है तो उसको भी बहुत बारीकी से देखें आप लोग, ताकि आपको पता लगेगा कि हमारा कमजोर पक्ष क्या है, हमारा जो है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारा मजबूत पक्ष क्या है। तो इस तरह से पूरा विश्लेषण करें
पूरा एनालिसिस करें कि हमको इसमें हमारे कमजोर पक्ष कौन से हैं, मजबूत कौन से हैं, मजबूत को और अधिक मजबूत बनाएं और कमजोर पक्ष पे भी कुछ काम करें ताकि वो इतना कमजोर नहीं रह जाए कि हम उसमें कुछ कर ही ना पाए। तो इस तरह से अपने सिलेबस को याद करें। सबसे पहला काम तो मेरी नजर में यही होगा। जो लोग आईएएस की भी तैयारी करते हैं, सामान्य लोग, साइटेड व्यक्ति, ये भी जीत करके अपना सिलेबस याद करते हैं सर्वप्रथम, फिर एग्जाम देके आए कहें कि हमने तो बहुत पढ़ा था लेकिन जो पढ़ा उसमें से कुछ आया ही नहीं। तो ये सारी बातें हैं। इस तरह से हम परीक्षाओं के विषय में तैयारी करें तो निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त हो सकती है। सोच की बात करें तो इसके अतिरिक्त भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम वे कहा करते थे, मुझे मुझसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मेरी व्यक्तिगत बात कहूँ तो वे कहते थे कि कौन कहता है कि सपने नहीं देखने चाहिए, कौन कहता है सपने नहीं देखने चाहिए, सपने बेशक देखने चाहिए और सपने ऐसे देखें कि जो हम सोते वक्त न देखें, सपने ऐसे देखें जो हमें जागने पर मजबूर कर दे जब तक हमें सफलता प्राप्त न हो। तो इस तरह से हमारी सोच बड़ी विस्तृत खुली होनी चाहिए, बड़ी पारदर्शिता हमारी सोच में होनी चाहिए और हम सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए एक और एक के लिए सब, इस तरह के जो स्लोगन है उनको लेकर के चलें। और अपनी खुशी में तो सभी खुश होते हैं, किसी और की खुशी से भी यदि हमें खुशी मिले तो उसकी कुछ बात और भी है, तो हमें कभी भी अप्रसन्नता नहीं रहेगी, हमारा जीवन हमेशा प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा। अंत में साथियों एक कविता के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब गाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब गाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगला स्टेंजा देखिए दोस्तों कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण स्टेंजा हम सभी को प्रेरणा देता हुआ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। और सभी हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप सर को, अली भाई को, सूर्य सर को भी मुझे बोलने का अवसर दिया, मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। तो फ्रेंड्स, अक्षय हमने उद्बोधन आपको दिए, तो सेशन कंटिन्यू करें ना? ओके, तो
मुकेश गुप्ता जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद मैं कंक्लूडिंग करते हुए आप लोगों के बीच दोबारा हाजिर होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मुकेश गुप्ता सर को, वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। कन्वेंशन ऑन क्लाइंट एम्पावरमेंट 2017 में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेगमेंट में जैसा कि अली भाई और अक्षय भाई ने आपको काफी जानकारी दी कि जो आज का हमारा टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षाओं में संभावनाएं, अवसर और चुनौतियां। जाहिर सी बात है कि काफी साथी हैं हमारे जो कि इस दौर से गुजरे हुए हैं और गुजरकर अपने अपने मकान तक पहुंच चुके हैं और कुछ इस दौर में जारी है और कुछ आने वाले टाइम में वो इस दौर में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, जैसा अक्षय भाई ने कहा कि उन्होंने अपने जो अनुभव है, अपनी जो उन्होंने जो सीखा है, जो समझा है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देने पर और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, काफी बेहतरीन जानकारी आप लोगों को दी। और जाहिर सी बात है, मैंने भी काफी कॉम्पिटिशन जो मैंने दिए हैं तो काफी चीजें जो अनुभव मैंने की है वो मैं आपसे साझा करूंगा कि जो मैंने व्यवहारिक रूप से जो सैद्धांतिक बहुत बातें होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से मैंने क्या महसूस किया, जो हमारी सोच और व्यवहार में अंतर क्या होता है उस पर मैं फोकस करने वाला हूं। जैसे कि हमारे टॉपिक है प्रतियोगी परीक्षा में संभावनाएं, अवसर और चुनौतियों की जब बात करते हैं तो थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। अगर हम आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले की बात करें तो हमारे सामने प्रतियोगी परीक्षा का नाम लेते ही एक तरह से मन में टेंशन चालू हो जाती थी कि अरे यार तब क्या कॉम्पिटिशन फाइट होगा, यहाँ पे स्पेलिंग एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम आती है, इतना जहां तक हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की और जो कैसेट्स वगैरह जो भी हम इस तरीके से अध्ययन करते हैं तो सारी प्रॉब्लम हम दूसरे से शेयर भी करते हैं और महसूस भी करते हैं। लेकिन आज का जो दौर है, मुझे लगता है कि पिछले 5-7 साल में जो चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए हैं हमारे लिए, चाहे हम अवसर की बात करें, चाहे हम चुनौती की बात, संभावनाओं की बात करें, तो काफी इस मामले में काफी व्यापक संभावनाएं और अवसर हमारे सामने मौजूद है। और चुनौतियों की बात है तो चुनौतियां भी काफी कम हो चुकी है। और इसमें मैं केवल एक शब्द को फोकस करूंगा। मैं जाकर सोचता हूँ एक शब्द तकनीकी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इस एक शब्द ने हमारे लिए जो अवसर और संभावनाएं हैं वो काफी व्यापक करती है और चुनौतियों को काफी सीमित कर दिया। हम ये नहीं कहते कि चुनौतियां नहीं है, लेकिन चुनौतियां काफी सीमित है। अगर हम बात करें अवसर की, वर्तमान में जैसे कि अक्षय भाई ने कहा, काफी क्षेत्र बताया कि जब पहला एक दौर होता था कि पहले हम सोचते थे कि पहले देखते भी थे कि केवल जनरली ब्लाइंड पर्सन है वो केवल एजुकेशन के क्षेत्र या तो टीचिंग जॉब में फर्स्ट और टीचिंग जॉब में भी केवल कुछ सब्जेक्ट, चाहे म्यूजिक हो या हिंदी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, बस एक लिमिटेड जो सब्जेक्ट है वहीं तक हम सीमित रहते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जो काफी क्षेत्र है वो तरह में अगर विभिन्न सब्जेक्ट की बात करें तो वो भी हम लेने लगे हैं और बड़े आसानी से काफी हमारे साथी ले भी रहे हैं और इतने मौके भी हम हमें मिल रहे हैं और लेके सकते इतना कुछ उनका स्टडी मटेरियल हो तो और उसके क्षेत्र में संभावनाएं वो भी काफी व्यापक हो गई है। अगर इस क्षेत्र से और बाहर निकले हम तो आप देखते हो कि प्रशासनिक क्षेत्र में चाहे आईएएस की बात करें हम चाहे आईएएस की बात करें उस क्षेत्र में काफी साथी हमारे जाने भी लगे हैं और अभी काफी उस दौर में है भी और काफी सफलताएं प्राप्त करी हैं। और इसके अलावा बैंकिंग के क्षेत्र में कॉम्पिटिशन की बात करें हम, चाहे अन्य चाहे जो मंत्रालय सेवा के क्षेत्र में बात करें तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अब एक सीमित दायरा नहीं रह गया है। अब हमारे लिए जो काफी अवसर जो है वो बहुत व्यापक हो गए। बस अब थोड़ा सा हमको तो उन अवसर को भुनाना है, बात हमारे उन अवसर को भुनाने की है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि अब हमारे सामने कोई अवसर नहीं है या मौके नहीं है और संभावनाएं आने वाले टाइम में अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं तकनीकी का जो विकास हो रहा है उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो काफी संभावनाएं और बढ़ रही है। अभी वर्तमान में तो है लेकिन दिनों दिन संभावनाएं और व्यापक होती जा रही है। और अब अगर इन मैंने आपको शब्द दिया था टेक्नोलॉजी का, अगर हम बात करें क्योंकि इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं जब हम क्या कोई भी परीक्षा हो उसकी बात करें तो जाहिर सी बात है कि बात आती है स्टडी मटेरियल की, अध्ययन सामग्री की। स्ट्रेटेजी की बात करें अक्षय भाई ने, अली भाई ने,
रणनीति की बात करें, सिलेबस की बात करें, मैं उनको बात को दोहराऊंगा नहीं, सारी बात उन्होंने करी है, लेकिन बात है कि उन सबको भी हम कैसे एक्सेस करें, कैसे उनको फोकस करें। क्योंकि बात करते थे पहले कि कैसे इतने पढ़ते हुए हम कैसे सिलेबस को मतलब अटेंड करके सिलेबस के साथ कैसे लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी इंटरनेट के माध्यम से माध्यम हो गए हैं कि हम एंगेज करके बात करते हैं। मॉडरेटली बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे तो तभी नहीं करते। आज पूरे देश में आप सभी को होगी जो एक पुस्तकालय सुगम्य पुस्तकालय एक पोर्टल निश्चित किया है और उसमें काफी जितने भी पूरे भारतवर्ष की जो लाइब्रेरीज हैं जहाँ ऑडियो फॉर्मेट में चाहे वो डिजिटल हो चाहे MP3 हो वो स्टडी मटेरियल एक पोर्टल पर आके कर दिया है जिससे कि हम लोग वहां से स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जो हम चाहे वो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो भी पहले की बजाय आज काफी आसान हो गई है और आज रिकॉर्डिंग की जब बात आती है तो रिकॉर्डिंग अजनबी को कैसे बोल सकते हैं? भूल सकते हैं क्या? नहीं भूल सकते हैं क्योंकि संदीप भाई इस क्षेत्र में तो अपना भरपूर योगदान दे ही रहे हैं और उस रिकॉर्डिंग अजनबी ने तो आज हमें सबको भी मौका दिया है। तो उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि हम सोच सकते थे कि हम अजनबी में बैठे एक साल अजनबी में पढ़ा मुझे ध्यान है इस प्रकार हमारे सामने चुनौती थी कि रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं मिलता था और आज एक बंदा एक व्यक्ति वो आज हमारे साथियों को और हमको रिकॉर्डिंग से उपलब्ध करवा रहे हैं और यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब हम सोच सकते थे कभी एक न्यूज पेपर पढ़ने के लिए तो कितना डिफरेंट होना पड़ता था और आज हम इतना इजीली मतलब बिल्कुल सुधा एक्साइटेड बंदा नहीं पड़ता उससे पहले हम न्यूज पढ़ पाएंगे तैयार रहते हैं बिल्कुल एक कभी कल्पना शायद हमने नहीं करी होगी। तो ये सारा कमाल उस टेक्नोलॉजी का ही तो है, उस तकनीक का ही तो है। तो जाहिर सी बात है उस तकनीक ने तो हमारी जिंदगी बिल्कुल परिवर्तन किया है। तो अब हम बात ये कि हम उसका कितना सदुपयोग करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का जाहिर सी बात देखते हैं अगर हम दृष्टिवान समाज की बात करते हैं तो मेरी यहाँ से सोच है कि 70-80% लोग टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम इसका यूज करें तो काफी संभावनाएं काफी इसका यूज करें तो अपने कैरियर को बनाने में हम काफी ज्यादा इसकी मदद ले सकते हैं। और जो कि हम ले ही रहे हैं कि एक ग्रुप ने ये भी एक पोर्टल ही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किस तरीके से जो स्टडी मटेरियल उनको उपलब्ध हो रहा है और कितना इजीली मिल रहा है। ऐसे हम बात करें इसके अलावा यूट्यूब आप सब चलाते हैं, यूट्यूब पे जनरली हम क्या करते हैं कि ठीक है या तो कोई मूवी देख ली या तो गाना डाउनलोड कर लिया, लेकिन अगर मैंने आपको देखा यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल और जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं फिर कोई वेरीफाई नहीं कहा हम फिर कोई ढोने लग जाते हैं कि हमारी इंग्लिश खराब है। इंग्लिश मेरी भी खराब है, मेरी भी तो बहुत अच्छी हिंदी माध्यम भी हिंदी है, लेकिन आज हम बात करें तो हिंदी माध्यम से भी जो इंटरनेट पे इतना सारा मटेरियल उपलब्ध है कि शायद हम 7 जन्म तक भी अगर दोबारा लेते तो इसको पढ़े पूरा नहीं कर सकते हैं। इतना सारा मटेरियल प्रत्येक टॉपिक उपलब्ध है। यूट्यूब पे आप एक टॉपिक डालिए आपका सिलेबस का कोई भी आपको हजारों उसके रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। इंटरनेट पे गूगल पे सर्च कराइए तो कितने लोग हम उसको उपयोग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि 10-20% लोग से ज्यादा उपयोग कर रहे होंगे क्योंकि जनरली हम आज भी उसी पे डिपेंड है कि हमको एक रिकॉर्डिंग मिल जाए और हम उसको पढ़ लें। केवल मेरे दृष्टि से केवल उसको पढ़ने से खाली हम कोई कॉम्पिटिशन फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, कितनी भी रणनीति बना ले जो बात करिए अक्सर भाई करी भाई ने, ठीक है वो सारी बात सही है, लेकिन जब संसाधनों को उपयोग नहीं करेंगे अब खाली कैसेट्स में अगर रिकॉर्डिंग करा लें या रिकॉर्डिंग एक साथ एक साथ रिकॉर्डिंग करके अगर हम देख लें तो कैसे हम उस पूरा को पढ़ सकते हैं और पूरे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको अकॉर्डिंग टू सिलेबस अकॉर्डिंग टू टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उस सिलेबस को पूरा कवर करेंगे तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें सिलेबस अलग अलग होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन जो एग्जाम है तो उसमें हम कोई भी सिलेबस चाहे वो RPSC हो चाहे UPSC हो कोई भी सिलेबस से बाहर मतलब कोई भी पेपर बनता नहीं है। तो अगर उस सिलेबस को कवर करते हुए हम उन सारे एग्जाम्स की तैयारी अगर करते हैं तो ऐसी बात है बिल्कुल कोई भी हमें किसी भी कंपटीशन को फाइट करने से कोई रोक नहीं सकता है।
चुनौतियों की जहाँ तक आता है, हमें जो बात करें कि भाई चुनौतियां हैं काफी कि हम कैसे इनको यूज करें, क्योंकि पहले ऐसी बात है काफी चुनौती थी, जैसे कि मैंने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी का तकनीक ने अपन लोगों के काफी आसान कर दी, लेकिन एक चुनौती को मैं मानता हूँ, एक चुनौती वो है हमारी स्वयं की। हम स्वयं क्या है कि अपने आप को सारा सेवी तो जाहिर करते हैं, और जो हमारी सोच है अभी भी थोड़ी सी संकुचित है, हम एक सेवी दायरे में रहती है, संकुचित सोच रखते ही तैयारी करते हैं। पूर्ण समर्पण जब तक अगर हम किसी भी एग्जाम में नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, तो शायद मुझे लगता है वो एग्जाम में प्यून का एग्जाम हो और चाहे IAS का एग्जाम हो, पूर्ण समर्पण अपना सब कुछ उसमें देना पड़ेगा, शायद तभी हम कॉम्पिटिशन फाइट कर लेंगे। जनरली देखते साइडेड लोग रहते हैं, सामान्य एक धारणा होती है कि आपका तो कोई कॉम्पिटिशन होता है नहीं, आपके तो ऐसे रिजर्वेशन है, आरक्षण है और आपके तो ऐसी नौकरी लग जाती है, आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं। देखते हैं ना लोग कहते हैं ऐसा, लेकिन जनरली ऐसा है नहीं। आपको पता है कि अगर प्रतिस्पर्धा तो हर उसमें है, तो बस वही चुनौती है कि जो बाकी चुनौतियां तो काफी कम हो गई है, जो हमने बात करी उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो काफी चुनौतियां कम हो गई है। बस थोड़ा सा यही है कि अब हम व्यक्तिगत कितना समर्पण करते हैं और एक दूसरे को देखे नहीं, मेरा क्या गोल है, मतलब मुझे किस क्षेत्र में जाना है और मैं अपना सर्वस्व किस क्षेत्र में दे सकता हूँ, चाहे वो कोई सब्जेक्ट यूज करने की बात हो, चाहे वो किसी भी, कई बार होगा में तो मैं तो IAS का एग्जाम दूंगा, RS का दूंगा, या मैं तो साहब DD का दूंगा, ये दूंगा, तो होगा में नहीं कि मैं सर्वस्व किस क्षेत्र में दे सकता है, अपना समर्पण दे सकता हूँ या अपना पूर्ण योगदान दे सकता हूँ, फोकस कर सकता हूँ और अच्छे से तैयारी किस क्षेत्र में कर सकता हूँ और मेरा किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है। शायद अगर हम उसको देखते हुए, क्योंकि कारण यही है ना कि अगर हमारी रुचि जिस क्षेत्र में नहीं है और अगर उस क्षेत्र में हम जाने की कोशिश करेंगे तो हम कंपटीशन तो फाइट नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे, बल्कि हमारे पास जितना महत्वपूर्ण कीमती समय है वो बेकार करेंगे और गलती से अगर उस जोर में चले भी जाएंगे तो शायद हम उतना एक कम्फर्ट महसूस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो पूर्ण समर्पण देना पड़ेगा, एक निश्चित हमें गोल अपनी रुचि के अनुसार वो देखना पड़ेगा। और फिर मैं कहूंगा कि जितना उपयोग, ये तो अब हम कह ही नहीं सकते कि हमारे सामने ये प्रोग्राम और आपको सबसे बड़ी बात कि जैसे कि आपको पता है कल से कुछ घोषणा होने वाली है कि और अभी संदीप भाई जो रिकॉर्डिंग नेशनल व्हाट्सएप ग्रुप है वो काफी अभी क्षेत्र में करने जा रहा है, एक एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल की बात है, तो काफी अब मटेरियल और मिलने वाला है और इसके अलावा काफी जो लाइब्रेरी है उनका उपयोग करते हुए तो ये तो कोई प्रोग्राम हमारे सामने है ही नहीं। अब तो ये कि उन जो साधन हमारे पास मौजूद है उन साधनों का हम कितनी बेहतरी से, कितनी अच्छी तरीके से और जिस भी क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं उसको उपयोग करें तो जाहिर सी बात है फिर हमें किसी भी कंपटीशन को फाइट करने से कोई रोक नहीं सकता है। बस चुनौती कोई मैंने कहा कि अपने आप को उस क्षेत्र में झोंक देना है, बिल्कुल रात दिन एक कर देना है और चाहे कुछ भी हो जाए अगर मैं झोंक दे और फिर मैं दोहरा रही बात कि अपने जिस क्षेत्र में रुचि है उसी क्षेत्र में, जैसे मेरा कि मेरे साथी ने काफी कहा कि आप IAS का एग्जाम नहीं दे दो, मैंने कहा मुझे उस क्षेत्र में जाना ही है, मैं इंटरेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे टीचिंग पढ़ाना पढ़ने अच्छा लगता है, तो मैं एग्जाम दिया ही नहीं, मैंने एग्जाम दिया ही नहीं क्योंकि मुझे जाने नहीं था, मैं क्यों किसी की एग्जाम में और करूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं टीचिंग को भी रहा कि मुझे जाना इस क्षेत्र में, तो इस आधार पर पढ़ रहेगी उसमें फिर सफलता हमें मिलती चली जाएगी। तो इसमें कोई अगर इसको ध्यान रखेंगे तो ऐसी बात है सफलता प्राप्त होगी। फिर मैं क्योंकि टाइम जा रहा है तो मैं अंत में यही कहूंगा कि जितने भी प्रतिभागी जो भी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सबको यही आह्वान करूंगा कि अपना पूर्ण समर्पण और तकनीक का भरपूर जितना उपयोग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप आपका पूरी मदद इस क्षेत्र में करेगा कि किन किन क्षेत्रों में आप इनका और उपयोग कर सकते हैं, आप उस ग्रुप में जुड़िए और बेहतरीन जितना भी मदद होगी उस क्षेत्र में जो अगर किसी को मदद चाहिए वो करने की कोशिश करेंगे और पूरा ऐसे काफी नॉलेज है, काफी जान के अनुसार तो वो करेंगे तो फिर कोई भी अपना पूर्ण समर्पण देते हुए बनाकर और इस अपने कॉम्पिटिशन को दें और सफलता प्राप्त करें। मैं आपको जो भी प्रतियोगी परीक्षा किसी भी देना उन सबको एडवांस में बेस्ट ऑफ लक बधाई देना चाहूंगा और मेरी बात को यही समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमने सारी बातें की तरीके से हमें और सेट करना चाहिए, उसके तरीके से हमें समर्पण डेडिकेशन दिखाना चाहिए। इस बारे में मुझे दूसरा करने में विस्तार से बताया, साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके
टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। लेकिन फिर मूल प्रश्न पर आता हूं मैं, कितने लोग एक किताब आज जो खरीद आए हैं उसी को सारे परीक्षाओं में चला रहे हैं। तो लूसेंट के किसी के पास है, सबके पास है ना। एक्चुअली होता क्या है, एक भ्रम फैलाया जाता है पब्लिशिंग हाउसेज की तरफ से भी कि कुछ कि हमारी किताब अगर खरीदते हो तो ये सारे एग्जाम के लिए प्रिंटेबल है। उसके अंदर लिखा भी होता है एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी सारे जितने एग्जाम आईपीपीएस होते हैं ये जैसे राजस्थान नॉर्मल आईपी में आती है, ठीक है। बेसिकली उसके लिए भी ये धारणा एक भ्रम है, लेकिन फिर भी इसी भ्रम को मैं आप लोगों के सामने इल्यूजन को तोड़ता हूँ, ठीक है। हम अब सीधे पॉइंट पर एग्जाम पर आते हैं, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन आप में से बहुत सारे लोग, जो मेजोरिटी लोग हैं वो ग्रुप सी की जॉब्स के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, जैसे एलडीसी वगैरह या एसएससी के एग्जाम्स के लिए। एक बड़ा फिल्टर जो ब्लाइंड वर्ल्ड के लिए आया है और अभी आजकल बड़ा खतरनाक फिनोमेना आया है, उसका नाम है रीजनिंग। एक ऐसा शब्द जैसे सुनते हैं बस ये लगता है कि बस अब तो गियर राइटर है तो बात ठीक है। हम में से कई सारे ये भी सोचते हैं कि सलेक्शन राइटर का होगा अपॉइंटमेंट हमारा होगा, ठीक है। नहीं सुनो, ओके, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अभी माफी मांग ली है आप सभी से। आप मुझे ये भी देंगे, क्या है यही बात थी आप लोग मंच से जो बात जारी है उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। आप बोलने का तरीका आपको गलत है। मैं कोई बात नहीं, आपने ये तो होगा सर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आंसर आवाज उसी करके तरफ नहीं बनाया जाता है। अपना सवाल करेंगे अली भाई आप ही सबसे पहले हम यूपीएससी एग्जाम्स पर आते हैं, ठीक है। यूपीएससी के 3 स्टेजेस होते हैं, जब आपको पता है प्रिलिमिनरी मेंस इंटरव्यू। ये बात रीजनिंग की करना था, क्योंकि रीजनिंग एक सबसे बड़ा हेडेक हम सबके लिए बनकर आया है। एक्चुअली टॉपिक डिवॉल्व हुई है और हम बहुत सारे लोग उन टॉपिक्स को अप्लाई करने के लिए धीरे धीरे प्रोसेस में जा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पर रीजनिंग की तैयारी कैसे की जाए। तो मेरा ही मानना है, अब तक जो मैंने समझा है रीजनिंग का किसी भी एग्जाम का फॉर्मेट होता है, उसके पीछे तो पेपर आते हैं। अगर यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो उसमें हाई मैथमेटिक्स में मुझे उसमें पैसेजेस ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन अगर एसएससी के एग्जाम देखेंगे तो उसमें ज्योमेट्री तो उसमें एग्जाम एसपी और रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब हम किसी एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करें उसकी हमें कुछ ये देखना है कि उस एग्जाम में पर्टिकुलर रीजनिंग के कौन से सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप आरपीएससी में जाएंगे तो आरपीएससी ने अपनी पूरी सिलेबस की लिस्ट जारी की है, उसमें एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला हम लोगों ने आप तक, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ रीजनिंग के लिए हम सीधा ये कर सकते हैं कि हम रीजनिंग के क्वेश्चन को कंपेयर करके देखें। दूसरी बात, कंपेरेटिव रीजनिंग सारे एग्जाम्स के लिए कभी सेम नहीं होती। एसएससी के लिए हमेशा हाई लेवल रीजनिंग इसलिए पूछी जाती है क्योंकि उसमें और ज्यादातर साइंस मैथमेटिक्स में गलती होते हैं, उस लेवल का रीजनिंग पूछा जाता है। तो हमारे लिए बात ये क्योंकि लाइन्स में साइंस मैथमेटिक्स फील्ड से ज्यादा बच्चे आते नहीं है, तो हमें उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए। हम केवल पजल, सर्कल या इन पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अब हम सब्जेक्ट वाइज आते हैं। हिस्ट्री सबसे पहले हम लेते हैं, हिस्ट्री को फ्रेंड्स हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल गाइड्स है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस।
ये जो ऐसे सब्जेक्ट है, कितने भी कोई भी एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो, उस सब हमें सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर हिस्ट्री का टॉपिक डालते हैं। वो पर्टिकुलर टॉपिक ये जैसे यूपीएससी डालता है कि केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूछते हैं, और आरपीएससी में डालता है कि वो भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूछते हैं, लेकिन वो कल्चरल पार्ट भी पूछते हैं साथ में पूरे भारत का। तो हमें केवल अपना समय बचाने के लिए ये करना चाहिए। हिस्ट्री शब्द का मतलब ये नहीं कि हम हड़प्पा काल से लेकर 1947 तक की सारी हिस्ट्री पढ़े। जब वो लिखते थे कि आधुनिक भारत की इतिहास पूछेंगे तब 1747 तक भी पढ़ना होगा। तो ये हमारा माइंडसेट डेवलप हो जाना चाहिए कि सिलेबस क्या कहता है। अगर हम सिलेबस को पढ़े बिना एग्जाम में जाते हैं तो हमारा ज्यादा से ज्यादा समय केवल और केवल भ्रम पालने में ले जाता है। भ्रम के कारण सिलेबस को इंप्लीमेंट करते नहीं और ज्यादा पढ़ के जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे बहुत कम पढ़ के जाते हैं लेकिन उनको एग्जाम में ट्रेक कर लेते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी का भी यही हाल है कि ज्योग्राफी में भी क्योंकि साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट और पूरा सब्जेक्ट मैथ से रिलेटेड होता है, उसमें मानसिक तो ज्यादा आते हैं। तो उस वजह से ये सवाल हमेशा खड़ा होता है कि लाइन्स जो है वो जगहों को लोकेट कैसे करें। तो उसके लिए सीधी सी बात मैं आप लोगों को सभी वेबसाइट बताऊंगा। एक जो ज्योग्राफी को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि लाइन्स में आसानी से कर पाएंगे। तो ज्योग्राफी का ये सिस्टम आप लोग अप्लाई करेंगे। वेबसाइट का नाम आप सबको आज रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा उसका। उसके बाद हाँ mrunal.org 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 इसकी यूट्यूब चैनल में जाना है। ओके, तो इसके यूट्यूब चैनल में जब आप जाएंगे तो आपको ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स आपको वहां अवेलेबल होंगे। इसके कारण आप इंडियन हिस्ट्री इन दोनों ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी इन दोनों ही सब्जेक्ट को अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। अब आते हैं अपन साइंस पर। ये सबसे ज्यादा टिपिकल चीज होती है किसी भी एग्जाम के लिए। जो एसएससी में एग्जाम फाइट करने जाएंगे अब आपको फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बिकॉज एसएससी पूरा अगर आप सीजीएल का पूरा पैटर्न देखेंगे वो ज्यादा टेक्निकल है। साइंस में फैकल्टी जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज्यादा लाभदायक को माना जाता है। आज साल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें जाते हैं। जब यूपीएससी में जब आप एग्जाम फाइट करेंगे, आरपीएससी में जब आप फाइट करेंगे, बायोलॉजी वाले जो पेपर्स होते हैं यानी शरीर संरचना और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स से ज्यादा। इसका मतलब ये कि हमें क्वेश्चन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को ट्रेक करना है, हमें पता लगाना है कि एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, उन लोगों के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो सारे फॉर्म्स भर देते हैं। इसका रीजन ये है कि चूंकि हर एग्जाम का सिलेबस अपने आप में अलग होता है, वो एक्सपांडेड होता है। तो जो सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं एक साथ, वो उनके लिए ज्यादा कोई समस्या ये होती है कि वो कुछ एग्जाम नहीं ट्रेक कर पाते, कुछ करने में उनको ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब फिर से यही सवाल को मैं आपसे उठा रहा था शुरू से कि कितने लोग हैं जो एक बुक लाते हैं क्योंकि उनको ये बता दिया जाता है पब्लिशिंग हाउस की तरफ से या ये एडवर्टाइज होता है कि ये बुक सारे काम प्ले करवा देगी। लेकिन मेरा शुरू से मेरा फोकस इसी पॉइंट पर रहा है कि ना तो कोई सिंगल बुक बनी है जो किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम को प्ले करवा सके और ना ही कोई एक सिंगल फॉर्मूला है जो सारे एग्जाम को प्ले करवा सकता है। दो तरीके हैं, या तो आप एक ही एग्जाम पर फोकस करें, लेकिन कुछ लोगों को अपनी अर्निंग की चिंता होती है, उस वजह से सारे पेपर्स भरते हैं। लेकिन ये राय मैं आपको जरूर दूंगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप केवल एक कोई फील्ड पकड़े, किसी एक फील्ड के एग्जाम पर आप फोकस करें, उसका सिलेबस एक्सप्लोर करें। आई मेक श्योर दैट 1 साल के अंदर आप उस सिलेबस को इतनी अच्छी पकड़ बना लेंगे कि आप वही एग्जाम ट्राई कर पाएंगे जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें होती है। सबसे बड़ी समस्या एसएससी एग्जाम और अभी नई आरपीसी के जो नया मेंस का सिलेबस आया उसमें भी ये प्रॉब्लम है। यूपीएससी वाले मेंस में भी इंग्लिश जो होती है वो एक्सेसिबल नहीं है। एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में गाइड्स के लिए मटेरियल ज्यादा अवेलेबल नहीं, हिंदी के मटेरियल ज्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, इंग्लिश के नहीं होते। पर हम सब जानते हैं, हम सब बहुत सारे इंग्लिश के शब्द जानते हैं। हम सबने इंग्लिश के कोई शब्द वातावरण से उठाए हैं। हमारे आसपास में कोई व्यक्ति जो होता है वो इंग्लिश के शब्द बोलता है, हम उससे सीखते हैं। इंग्लिश सीखने में यही तरीका, इंग्लिश में हम लोग सीखने जाए ग्रामर को कॉन्सेप्चुअली और बेसिक वॉइस एप्टिक वॉइस वगैरह वगैरह को अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो शायद वो फॉर्मूला की वजह से कर नहीं पाएंगे। सबसे
करने के लिए हम इंग्लिश के रिसोर्सेज को सुनना शुरू करें। उसके लिए भी मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। और ये IAS जो इंग्लिश के न्यूज़पेपर का हिंदी ट्रांसलेशन देती है, और ये ONLY-IAS.com इसका यूट्यूब चैनल है। वो क्या करता है, इंग्लिश में न्यूज़पेपर होता है वो सुनाता रहता है, हिंदी भी बोलता रहता है साथ में, उसमें इंग्लिश के वर्ड बोलता रहता है। उससे बड़ा फायदा आपको क्या होने वाला है ये कि आप इंग्लिश के शब्दों को धीरे धीरे अपने अंदर आत्मसात करने लग जाएंगे। हम लोगों ने जब इंग्लिश सीखी तो हमने ये करते शुरू में वोकैबुलरी हमने सीखी, और वोकैबुलरी के बाद हम क्या करते थे कि बस नए नए शब्दों को सीखने की कोशिश करते थे। हर शब्द 4-5 बड़ेगा तो दिमाग में बैठ जाते थे, उससे इंग्लिश आने लगा धीरे धीरे ये हुआ हम सबके साथ। तो इंग्लिश सीखने का कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है। इंग्लिश सीखने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जितना सुन सकते हैं, जितना सुनना चाहते हैं सुने। एक शो आता है ऑल इंडिया रेडियो पर, रेडियो के लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है। ऑल इंडिया रेडियो पर आता है ARI स्पॉटलाइट। ये करंट इश्यूज पर अंग्रेजी में डिबेट होती है। हमें कितनी समझ में आती है कि इसको छोड़कर हम ये सोचते हैं कि हमें कुछ तो पता चलेगा किस टॉपिक पर बात करें। हमें उन शब्दों को समझने के लिए इंग्लिश में वो ARI स्पॉटलाइट, ऑल इंडिया रेडियो स्पॉटलाइट को ट्यूनिंग करें। वो 9:30 को रात में 9:30 बजे आता है और नीचे शो है। तो कुल मिलाकर उसको जब सुनते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर ये ट्यूनिंग पैदा हो जाएगी। हम इंग्लिश के शब्दों को अपने अंदर लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो रीजनिंग है, रीजनिंग अभी भी सबसे बड़ा डोमिनेट फैक्टर है हमारे अंदर। उसके लिए कैपेबिलिटीज की जरूरत है, लेकिन उसके लिए मैथमेटिक्स को समझने की इतनी जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब एक ही नाव में सवार है, मैथमेटिक्स वाले नाव में। इसलिए कॉम्पिटिशन नेट टू नेट होता ही नहीं है। उसमें हमें कोशिश ही करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात कि रीजनिंग को उतना ही करें जितना समझ में आता है, वरना क्या जो समझ में नहीं आ रहा उसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो ना तो हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट कर पाएंगे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, और ना ही हम रीजनिंग कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है हम तय कर लेंगे हम लोग एग्जाम में कौन से क्वेश्चन करने हैं। अब मैं इस पर आता हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब वो पेपर देख रहे होते एग्जामिनेशन बोल रहे तो हमारी साइकोलॉजी क्या होती है। हमारे सामने 150 क्वेश्चन आए और हम सोचते हैं 150 अटेम्प्ट कर ले, क्या पता 100 सही निकल जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी होती है। कई बार मेरे जब पास IAS भी दिया था, मेरी मेंटालिटी थी ज्यादा अटेम्प्ट करके और ज्यादा नंबर आते हैं। बाद में पता चला कि माइनस ज्यादा हो जाते हैं, नंबर तो नहीं आते। जब मैं दोबारा IAS भी देने गया तो मेरे 100 में से केवल 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 52 सही हो गए। ठीक है, मीनिंग ये है कि आप जब क्वेश्चन करके आएंगे तो आपके माइनस कम होने का ज्यादा है। ज्यादातर बच्चे क्यों एग्जाम में जाते हैं, क्योंकि वो माइनस मार्क्स ज्यादा करवा जाते हैं। कई बार हमें पता है अंदर से फीलिंग आ रही है कि प्रश्न में उत्तर गलत रखने में तुक्का मारना होगा। जब हम तुक्का मारने की कोशिश करते हैं तब वो हमें माइनस मार्किंग लगाता है। हम 3 प्रश्न सही करके आते हैं और सिर्फ 1 प्रश्न सही करके आते हैं, तो 3 हमने गलत कर दिए तो सही का भी गलत हो जाता है अपने आप, क्योंकि -1 फर्क करता है हमेशा। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज ये कि जितने प्रश्न आते हैं उतने करके आए, क्योंकि किसी भी एग्जाम की कट ऑफ इसलिए नहीं चाहती कि हम अगर आधे प्रश्न लग जाए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा नॉर्मली। और SSC और UPSC जैसे एग्जाम में 50% से आसपास कट ऑफ जाता है, हमेशा 50% से ऊपर नहीं जाता नॉर्मली, ये हमेशा से रहा है। तो इसलिए कभी भी 100 में से 100 प्रश्न करके आने की जरूरत ही नहीं है। हमें पेपर देखना है, पेपर में हम कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बस वो देखना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हम वापस 1-2 घंटे में पेपर चले, तीसरे घंटे में हम ये देखें कि कौन से क्वेश्चन में डाउट, किन प्रश्नों में डाउट में कोशिश करें, हमें आ रहा है तो करें, नहीं आ रहा है तो मत करें। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जितने भी टॉपर्स हुए, आप चलो इनाम आपकी जो थी वो UPSC टॉपर दिए, क्योंकि फ्री में 90 मार्क्स थे। ठीक है, और जिन लोगों के फ्री में मतलब 90 मार्क्स आप सोचिए कि 900 में केवल 47% तो है, पर 47% फ्री में आने वाले टॉपर लड़की मेन में टॉपर हो गई। क्यों? क्योंकि उसने फोकस किया केवल सब क्वेश्चन करने का क्वालिटेटिव में। तो हमें कुल मिलाकर क्वालिटेटिव आंसर दे रहे हैं, ABCD हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि 4 ऑप्शन दे दिए तो मतलब अब हमारा दिल कह रहा है कि यार बी तो सही हो गई होगा, हमें पिछले वाले का सी सही हो गई। तो हमें इस चक्कर से भी बचना है। चलिए अब हम क्वेश्चन सेशन ले रहे हैं 15 मिनट का। आप लोगों की हम तीनों से जो भी क्वेश्चन हो कृपया पूछे। मेरा कोई सवाल नहीं है, एक बात करनी है। चाहते हैं इसलिए मैं अभी सेशन हो जाए तो मैंने ये डाली थी देहरादून में, और उसमें तकरीबन 5 साल
सबको पानी पिलाया और जूनियर एसोसिएट एसबीआई भोपाल कलेक्टर में हूँ मैं। तो मैंने उस एप्लीकेशन में लिखा था कि क्लियर मैथ के लिए जैसा अपना दृष्टि है, पैरामाउंट और के लिए जैसे संस्थान है, उनकी बेस्ट बुकें लाई जाए, सिलेबस दिखाया और वो रिकॉर्डिंग हो रही है। उम्मीद है मई 2017 में वो रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी। मेरे पास उसका फोन आया था। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के ये जो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं, देना चाहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी धर्म में पीजीटी की बुक है, काफी लाभप्रद बुक है वो। मैंने लोगों को फिर भी 650 रुपये और मेरे हिसाब से आप लोग अच्छे लगे तो जरूर दीजिएगा, नहीं लगे तो बाकी ये रिकॉर्डिंग चल रही है और मई तक मई के एंड में रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी। ये सिर्फ 30,000 रुपये का है। इसमें से 8,000 रुपये मैंने कंट्रीब्यूट किए थे, बाकी संस्थान का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा बाद में, ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना हमारी पुष्कर कन्वेंशन का चौथा सत्र शुरुआत अली असगर से हुई और अंत भी उन्हीं के शब्दों के साथ हुआ। लेकिन निश्चित रूप से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस सत्र में बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और आपने अक्षय सुराणा जी की आवाज में हरिवंश राय बच्चन की एक मधुर कविता भी सुनी, जो कि बहुत प्रेरणा देती है हर किसी को। और इस कविता को सुनने के बाद निसंदेह ऊर्जा का नया संचार होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इस सत्र को सुना उसके लिए। और आप कभी भी इन सभी रिकॉर्डिंग्स को हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।